बॉडी के अंदर सॉल्ट की या मिनरल्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, आयंस की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखना, ठीक है। आयन को बैलेंस करता है बॉडी में, बॉडी फ्लूइड में। तो ये लिखा है एल्डोस्टेरोन मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, जब ब्लड में आयंस की कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी तो जाहिर सी बात है ब्लड का वॉल्यूम भी मेंटेन रहेगा। आपके शरीर में जो ब्लड है अगर उसमें आयन कम हो जाए तो आपके शरीर से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसलिए तो ओआरएस पीते हैं ना। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो क्या करते हैं, ओआरएस पीते हैं, क्योंकि साल्ट हम बाहर से लेते हैं, इनटेक करते हैं। जब ब्लड में वो साल्ट जाते हैं तो ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जहां सॉल्ट रहेगा उधर ही वाटर मूव करता है, ठीक है। ये सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेंटेन होगा, जब सॉल्ट ज्यादा रहेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा, ये सही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, इनहिबिट द सेलुलर अपटेक। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जानते हैं क्या करते हैं, वो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता ना, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं आपके ब्लड में। अब बताइए ग्लूकोज कैसे मेंटेन रहेगा, हाई कैसे होगा ग्लूकोज। इंसुलिन ग्लूकोज को लो करता है, ये ग्लूकोज को हाई कैसे हाई होगा, या तो ग्लाइकोजन को तोड़िए, या तो ग्लाइकोजन की जो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनेगा। जो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर है ना, लिवर और मसल्स में होता है ना, हमारे लिवर और हमारी मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। या फिर क्या है, ग्लूकोज और कहां से बन सकता है बताइए भाई, ग्लाइकोजन के अलावा क्या कहीं और से ग्लूकोज बन सकता है। अगर ग्लाइकोजन मान लीजिए फिनिश हो गया तो ग्लूकोज और कहां से बनेगा, ग्लूकोज बन सकता है फैट से, ठीक है। और कहां से बनेगा, प्रोटीन से बनेगा। तो अगर ग्लाइकोजन के अलावा ग्लूकोज कहीं और से बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। मतलब ग्लूकोज का जेनेसिस, नियो का मतलब कुछ नया सोर्स। नया सोर्स क्या है, ग्लाइकोजन तो ट्रेडिशनल है ना, सब जानते हैं ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, लेकिन इसके अलावा कहीं से बनता है तो एक नया सोर्स है, और नया सोर्स क्या है, फैट और प्रोटीन से। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कराता है कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, इसको बढ़ावा देता है ताकि ग्लूकोज बने। और दूसरी चीज लिपिड को तोड़ना है, लिपिड को तोड़ करके भी ग्लूकोज बनता है, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ करके ग्लूकोज बनेगा ना, लिपिड और प्रोटीन। तो लिपिड का टूटना लाइपोलाइसिस, प्रोटीन का टूटना प्रोटियोलाइसिस, यही लिखा है ना कि ये लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस सबको बढ़ावा देता है, क्योंकि इन सबसे ग्लूकोज बन सकता है। ये दोनों सही हैं। एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस द एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। ये कह रहा है कि एल्डोस्टेरोन एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ये बहुत क्लियर नहीं है, देखिए अब आप मैच कराइएगा, लास्ट पढ़िए। स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आल्सो सीक्रेटेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये सही है। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है उसमें बाहर का हिस्सा क्या होता है, कॉर्टेक्स, अंदर का हिस्सा क्या है, मेडुला। तो हमने बताया था जो सेक्स हार्मोन है ये आपके टेस्टिस और ओवरी से तो बनते ही हैं, इसके अलावा और कहां से बनते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से बनते हैं, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन जो है इनको एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड समझ में आ रहा है। एंड्रोजेनिक का मतलब मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन है। तो कहां से बनते हैं, ये बनते हैं एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से। क्या काम करते हैं, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है मेल में तो चेहरे पर जो बाल, शरीर पर जो बाल आते हैं, ठीक है, साइड में जो हेयर आते हैं, इनकी ग्रोथ कौन कराता है, यही हार्मोन कराता है, ये सही है। अब मैच कराइए, ए बी सी, ए बी डी सही है, ए बी डी और सी एक ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन में ए बी, देखिए एक ऑप्शन में ए बी के साथ सी दिया है, तो हमको पता है ना डी सही है, ए बी भी सही है, तो सी ऑलरेडी वो सही होगा। समझ में आया, वो सी ऑलरेडी वो सही है, लास्ट वाला ही सही है। गलत हो गया, अच्छा लास्ट में आइए इनकरेक्ट, सॉरी हमने करेक्ट, तो इनकरेक्ट में सी वाला जो हम लोग को नहीं थोड़ा कम समझ में आ रहा था, एंटी इन्फ्लामेटरी, वही रॉन्ग है, ठीक है।
अरे सी तो है, पहला आंसर होगा और क्या होगा बताइए। और बताइए कौन सा है। बस अब देखिए, कल जो बता रहे थे उस पर आ जाइए। कल आपको कुछ लोग पूछ रहे थे थोड़ा सा इस चैप्टर में हार्मोन, जो कॉन्ट्रासेप्शन वाला चैप्टर है, इसमें टॉपिक है, इसमें कंफ्यूजन होता है, वो थोड़ा सा एक बार आप और समझ लीजिए। देखिए, पहली एक समस्या थी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे था ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो सब लोग कह रहे थे कि एक्सप्लोजन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अगर घटेगा, अगर वो रिड्यूस होगा तो पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी कि घटेगी। देखिए इसमें दो थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन अगर आता है इसमें दोनों चीजें हैं। अगर बच्चे का, जो बच्चे हैं छोटे बच्चे, उनका अगर मृत्यु दर ज्यादा है या मदर का डेथ रेट ज्यादा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होती है, पहले समझिए। अगर कम है, अगर IMR और MMR क्या है, रिड्यूस है, कम है, तो पॉपुलेशन आपके हिसाब से कल जो हो रहा था बढ़नी चाहिए। हमने कहा था पॉपुलेशन मेंटेन या घटती मतलब स्टेबल रहती है, ठीक है। दोनों चीजें अपने आप में सही हैं, ठीक है, दोनों में समझा रहा हूं, ध्यान सुन लीजिएगा। अगर ये दोनों चीजें घटती हैं तो आपके हिसाब से पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, वो चीज सही है। पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, यहां तक ये सही है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में है, शॉर्ट टर्म में। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये सही किया जाएगा, इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं, ये सही किया जाएगा। इस पे क्वेश्चन दिया भी हुआ है, ठीक है, आया भी हुआ है कि अगर IMR MMR घटता है तो पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब बताइए, अगर मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा दी जाए तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कि घटेगी। अगर मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा दी जाए तो, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी करा दी जाए तो पॉपुलेशन, लोग कम मरेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आता है। तो ये ऑटोमेटिक टिक किया जाएगा, सही। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बात करेंगे हम, एक लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग टर्म में, तो पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। कारण क्या, सुन लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए बच्चे का मृत्यु दर ज्यादा है, IMR ज्यादा है, पहले के समय होता था ना, बीमारियां आती थी, पूरा गांव के गांव साफ हो जाते थे, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, बीमारियों का इलाज उपलब्ध नहीं था पहले, ठीक है। तो अगर ये बच्चे का मृत्यु दर ज्यादा, बच्चे बहुत डाई कर रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स के दिमाग में साइकोलॉजिकल जाता है कि ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनाया जाए, ठीक है, ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि कुछ मर गए अगर तो कुछ तो बचेंगे, कुछ अगर डाई कर गए कुछ तो बचेंगे। तो इस वजह से पेरेंट क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट क्या है, ज्यादा है, ठीक। तो जितने बच्चे मरते हैं उसके कंपैरिजन में उतने ही बच्चे क्या कर लेते हैं, वो एक्स्ट्रा और ज्यादा बना लेते हैं। तो एक पॉपुलेशन स्टेबल रहती है जाकर के, समझ में आया, स्टेबल रहती है मतलब बढ़ती नहीं है। आप ये मत सोचिएगा, जो बहुत डेवलप कंट्री हैं, जिनके यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी मेडिकल की है, ठीक है, उनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है, ठीक। तो IMR में अगर कमी आती है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाएगा तो पॉपुलेशन स्टेबल रहती है, क्योंकि उसी हिसाब से पेरेंट क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग ज्यादा बनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे का मृत्यु दर क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा बनाएंगे तो वो जितने घटेंगे उधर से मरेंगे, उतना वो बैलेंस कर ले जाते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा, शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में, इन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए अगर बात करेंगे तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, फिर वो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा। क्योंकि आज के समय जो अच्छी कंट्रियां हैं उनके पास बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है, उनके यहाँ जन्म दर क्या बहुत कम है, सॉरी IMR क्या है, बहुत कम है, बच्चों का मृत्यु दर क्या है, कम है। तो क्या उनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही ना,
उनके यहाँ पॉपुलेशन तेजी से नहीं बढ़ रही है। समझ में आ रहा है ना। बाकी इंडिया में बढ़ने का कारण क्या, थोड़ा सा कह सकते हैं कि अवेयरनेस की कमी है ना। मेडिकल फैसिलिटी छोड़ दीजिए, अवेयरनेस की कमी है, इस वजह से जो क्या है, शिक्षा की थोड़ा सा अभाव होने के कारण पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये समझ में आ गया। ये कैसे किया जाएगा, ये आंसर यही रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये किया जाएगा। दूसरा एक था कि प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या है, हाई रहता है, ठीक। और हमने कहा था कि ये जो टैबलेट दी जाती हैं, ठीक है, पिल्स, ओरल पिल्स, या तो प्रोजेस्टेरॉन की बनी हो सकती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन की। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन दिया जा रहा है टैबलेट के रूप में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, यूट्रस में इन्फ्लामेशन कराता है, यूट्रस में स्वेलिंग करा देगा, यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम को स्वेल करा देगा, जिसकी वजह से एम्ब्रियो टिक नहीं पाएगा उस पर, ठीक है। लेकिन यही चीज जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो वहां पर भी तो प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है, वहां पर तो यूट्रस को कोई समस्या नहीं आती है, ठीक। वो चीज समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो पिल्स होती हैं, नोट कर लीजिएगा, जो पिल्स हैं वो या तो प्रोजेस्टेरॉन की बनी होंगी, प्रोजेस्टेरॉन, या फिर क्या होगा, और एस्ट्रोजन, इसको नोट कर लीजिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों होगा, ठीक है। अकेले प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकता है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों होगा, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, टैबलेट जब प्रोजेस्टेरॉन की दी जाती हैं तो ये एलएच को रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस करेगा एलएच, ठीक है, एलएच का लेवल घटा देगा। तो एलएच घटने से ओवुलेशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपको बुक में नहीं दिया है। ये ओवुलेशन प्रिवेंट हो जाएगा, प्रिवेंट ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होगा। अगर ओवा बन भी गया है तो ओवुलेशन नहीं होगा। जिस टैबलेट में केवल प्रोजेस्टेरॉन रहता है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो क्या करेगा, वो एलएच को रिड्यूस करा देगा और ओवुलेशन को रोक देगा, ठीक। जिस टैबलेट में साथ में एस्ट्रोजन भी मिला हुआ है तो प्रोजेस्टेरॉन का काम तो समझ में आ गया। एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा एफएसएच को, एफएसएच, और जब एफएसएच कम हो जाएगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, ओवम बनेगा ही नहीं। इसको नोट कर लीजिए, फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, फॉलिकल नया कोई नहीं बनेगा। तो माला डी जो टैबलेट हैं इन सब में यही कहानी है, वो ओवम के फॉर्मेशन को रोकती हैं, और अगर जो केवल प्रोजेस्टेरॉन की बनी है वो क्या करती हैं, वो केवल ओवुलेशन को रोकती हैं। बाकी जिसमें दोनों है वो दोनों काम करती हैं। अब जितने भी आपने पढ़ा था वो आईयूडी, देखिए हार्मोन कहाँ कहाँ यूज किया था, अगर पूछा जाए कॉन्ट्रासेप्टिव में हार्मोन कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, तो एक तो आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में हम हार्मोन यूज करते हैं। इसके बाद ओरल पिल्स में भी हार्मोन यूज कर देते हैं। इम्प्लांट जो स्किन के नीचे लगाया जाता है उसमें भी हार्मोन है, सेम हार्मोन उसमें भी है। तो 3 जगह हार्मोन यूज किया जाता है, ठीक है। जहां जहां हार्मोन यूज कर रहे हैं वहां प्रोजेस्टेरॉन जरूर मिलेगा देखने को। एस्ट्रोजन भले ना हो लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जरूर मिलेगा, ठीक है, अकेले भी हो सकता है साथ में। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन इन्फ्लामेशन कराता है, इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में सूजन करा देगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। तो जब कोई चीज में उसमें एंडोमेट्रियम में स्वेलिंग आती है तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, थिन, पतली हो जाएगी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, जो उसकी सेल्स हैं, वो लेयर क्या हो जाती है, फूलने की वजह से थोड़ा सा वो थिन होने, पतली होने लगती है, जिसकी वजह से कह सकते हैं माइनर ब्लीडिंग होती है, बहुत हल्का सा, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो माइनर, या यहां लिख माइनर ब्लीडिंग हो सकती है। और जब यूट्रस ठीक नहीं है तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट
इम्प्लांटेशन को ऐसे रोकता है। मतलब प्रोजेस्टेरोन का काम यही है, प्रोजेस्टेरोन हाई है तो इम्प्लांटेशन को रोक देगा, लेकिन प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हाई रहता है तो इम्प्लांटेशन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, वहां प्रेगनेंसी जब नॉर्मल होती है तो प्रोजेस्टेरोन हाई रहता है उस समय। ठीक, तो हाँ बताइए। हाँ, पिल्स, ओरल पिल्स। हाँ हाँ बिल्कुल, कल बताया था मैंने, 21 दिन का होता है। ठीक है, 5वें दिन से 25वें दिन तक होता है, क्योंकि 5वें दिन, 1 से 5 दिन तक कोई जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स पहले तो एक्टिविटी होती नहीं है। ठीक है, और उस दौरान फॉलिकल डेवलप भी तो नहीं रहता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ नहीं रहता 5 दिन तक। हाँ, अब मैं समझा रहा हूं कि यहां तक समझ में आया। ये जो बाहर से टैबलेट के रूप में जब प्रोजेस्टेरोन लिया जाता है तो वो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर काम क्या कर रहा है कि एंडोमेट्रियम को थिन कर रहा है, लेकिन वो एक प्रोजेस्टेरोन जब बॉडी में नॉर्मल बनता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में, तो वहां तो एंडोमेट्रियम थिन नहीं होती ना, वहां नहीं होती है। तो कारण ये है, ये प्रोजेस्टेरोन जो पिल्स के रूप में दिया जाता है इसका लेवल हाई रहता है। ठीक है, इसका लेवल क्या है यहां लिखेंगे, हाई कंसंट्रेशन में दिया जाता है। अगर प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज्यादा दे दी गई, ठीक, प्रोजेस्टेरोन क्योंकि टैबलेट के रूप में बार बार आप खा रहे हैं तो टैबलेट में वो कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो जाती है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन रहती है वो उतनी ज्यादा नहीं रहती है, तो कारण यही है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी प्रोजेस्टेरोन की तो वो क्या करा देगा, उसमें सूजन करा देगा, स्वेलिंग करा देगा। समझ में आ रहा ना? किस में? देखिए, ओरल पिल्स में सुन लीजिए, ओरल पिल्स में अगर प्रोजेस्टेरोन खाली यूज किया जा रहा है, खाली प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, या ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती नहीं है, पिल्स यूज करते हैं क्योंकि ये हार्मोन की बनी है, हार्मोन की बनी है। हार्मोन जब बॉडी में जाएगा तो LH और FSH नहीं बनेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने का मतलब समझते हैं, ओवम फॉलिकल का डेवलपमेंट होना चाहिए, ओवम रिलीज होना चाहिए, तब बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ कहीं फॉलिकल डेवलप हो रहा नहीं हो रहा, ओवम रिलीज नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि एंडोमेट्रियम टूट रही है, एंडोमेट्रियम पतली हो गई है, थोड़ा सा ब्लड रिलीज होता है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है, या कह सकते हैं ब्लीडिंग हो सकती है। ओरल पिल्स खाते समय थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बोलते हैं उसको, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। समझ में आया? उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आप नहीं कहेंगे। ये समझ में आया क्या? हो गया। एस्ट्रोजन क्यों मिलाते हैं? हाँ पढ़ दीजिए, लाइन पढ़ दीजिए, क्या लिखा है बताइए। First 5 days of menstrual cycle after a gap of 7 days during which menstruation occurs. उसी को बोला हमें लग रहा है जो ये बोल रहे हैं लास्ट। कौन सा वाला? जैसे वो ये मतलब एक्चुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, मैं बता तो रहा हूं, कोई ओवम डेवलप नहीं होगा। हाँ ये ब्लीडिंग होती है क्योंकि यूट्रस में एंडोमेट्रियम ब्रेक करती है तो ब्लीडिंग हो सकती है, वही वो लाइन लिख रहा है। समझ में आया? ये हो गया। अब एक चीज और समझिए, एक चीज आप लोग ये पूछ रहे थे उस दिन, पूछ रहे थे ना, कॉर्पस लुटियम को कैसे पता लगता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, वो समझ लीजिए। मैंने बता दिया था लेकिन तुम उस दिन नहीं आए थे। समझ लीजिए, ये आपका ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये है ओवरी, ओवरी के अंदर क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, थोड़ा सा डेवलप भी कर जाएगा। ज्यादा डेवलपमेंट कब होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता, तब वो अच्छा खासा डेवलप करेगा, बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन बनाएगा तब। तो कॉर्पस लुटियम बनेगा किस दिन? आफ्टर 14th डे, पता है ना, 14th डे के आफ्टर में बनेगा, क्योंकि जब ओवुलेशन हो जाएगा 14th डे पर, उसके बाद कॉर्पस लुटियम बनना स्टार्ट होगा और डेवलप करेगा। फर्टिलाइजेशन यहां होता है
तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जायगोट। अभी तक इसको नहीं पता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, अभी तक कॉर्पस ल्यूटियम को जानकारी नहीं होती क्योंकि कोई सिग्नल ऐसा नहीं आता है। जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनना चालू होगा, मॉरूला ब्लास्टुला बनेगा, मॉरूला बनेगा, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट जब बनेगा तो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा आकर के। मॉरूला यहाँ रहता है, ब्लास्टुला जैसे बनता तुरंत ब्लास्टुला यहाँ आकर के स्टिक कर जाएगा, ठीक है। ब्लास्टुला जब बनेगा तो ब्लास्टुला में बाहर एक लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, बताया था ना, ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ये लेयर कन्वर्ट हो जाती है कोरियन मेम्ब्रेन में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है बाद में जाकर के, कोरियन। तो इम्प्लांटेशन कितने दिन पर होता है, 7वें दिन पर, पता है ना। फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन पर, जैसे मान लीजिए 14वें दिन पर ओवम रिलीज हो गया, अब 15, 16, 17 दिन पर कभी भी फर्टिलाइजेशन हो गया, वहां से 7 दिन जोड़िए, 25, 26 दिन पर जाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट कर जाएगा, यहाँ से 7वां दिन जोड़ा जाएगा। तो जैसे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, कोरियन जो मेम्ब्रेन ब्लास्टोसिस्ट की होती है वो बनाती है HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन बनता है। ये हार्मोन प्लेसेंटा से भी बनता है। जब प्लेसेंटा बन जाएगा तो फिर ये हार्मोन कहां से बनेगा, प्लेसेंटा से बनेगा, ठीक है। ये हार्मोन का लेवल मदर के ब्लड में बढ़ जाता है। और ओवरी को, चूंकि ब्लड मदर से तो मिलता है ना, ये मदर की ओवरी है ना, इसमें जब ब्लड जाएगा तो यहाँ पर किसका लेवल हाई रहेगा, इस हार्मोन का लेवल हाई रहेगा, HCG। तो कॉर्पस ल्यूटियम को पता लग जाएगा कि HCG का लेवल हाई हो चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा। तो ये तुरंत डेवलपमेंट चालू कर देगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा ये बढ़ा देगा। तो प्रोजेस्टेरोन हाई हो जाएगा तो आगे ये प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, ऐसे पता लगता है। आफ्टर 7 डेज पता लगेगा, उसके पहले कोई तरीका नहीं पता लगने का। समझ में आया। जब HCG का लेवल हाई होगा तभी कॉर्पस ल्यूटियम आइडेंटिफाई कर पाएगा कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, और कोई तरीका नहीं। हाँ, क्या कर रहे हो जी, ठीक है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लीजिएगा कि HCG रिलीज होगा, रिलीज्ड फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से रिलीज करेगा HCG, ठीक है, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। कब, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के टाइम पर। और उससे क्या होगा, HCG, जब HCG का लेवल HCG रिलीज होगा तो उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा इन ब्लड। HCG जब ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा तो उसको तब पता लग जाएगा फर्टिलाइजेशन हो गया है। कहाँ सेम रहती है, कौन से 21 दिन, बुक में देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन बाद रिपीट करेगी, 28 दिन बाद। तो 28 दिन के पहले ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। आप सोचिए, यहां से स्टार्ट करिए, 14th डे पर ओवुलेशन हुआ, 14 छोड़ दीजिए, 16 दिन पर ओवुलेशन मान लीजिए हुआ, ठीक है। जब ओम रिलीज हो गया, फर्टिलाइजेशन 17वें दिन पर मान लीजिए हुआ, तो 17 दिन से फर्टिलाइजेशन हुआ तो ब्लास्टोसिस्ट कब बनेगा, 7 दिन बाद। यहां से 24 दिन पर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कर जाएगा। जैसे इम्प्लांट करेगा तो 24 दिन पर जाकर के कॉर्पस HCG का लेवल क्या हो जाएगा, बनना चालू हो जाएगा। और 24वें दिन कॉर्पस ल्यूटियम को पता लग जाएगा कि हमको प्रोजेस्टेरोन ज्यादा बनाना है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन बन जाएगा तो आगे साइकिल क्या हो जाएगी, वो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी वहीं से, क्योंकि एंडोमेट्रियम मेंटेन होने लगती है प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होने से तुरंत। आप समझ में आ रहा है। आपको पता चलता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को या प्रोजेस्टेरोन बनाना है, 7 दिन तक जो शेष बचा रहेगा उसमें रिमेन सेम ही रहेगा उसकी साइज। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा डेवलप नहीं करेगा, ठीक है, जो साइज उसका है वही रहेगा। इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट जो चलेगा वो उसके बाद होगा। हाँ, वो चीज है, ठीक। अब आगे बढ़ जाएं। देखिए आगे जो टॉपिक था वो क्या बता रहे थे, ओरल पिल्स। बता, ओरल पिल्स फिनिश हो गया था, ठीक है। हाँ, सर्जिकल मेथड है ना, सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड मेल में भी है और फीमेल में भी है।
ये परमानेंट मेथड है, परमानेंट मेथड बोलते हैं इनको, ठीक है। एक चीज समझिएगा, सर्जिकल मेथड जो है ये रिवर्सिबिलिटी ऐसा नहीं जीरो होती है। नसबंदी एक बार हो गया तो नहीं कह सकते हैं कि जो है क्या है वो वापस रिटर्न नहीं होगी, होने का चांस है लेकिन बहुत कम है। बुक में लिखा है रिवर्सिबिलिटी इज वेरी रेयर। समझ में आया? नहीं होता है। परमानेंट तो है लेकिन पूरी तरीके से परमानेंट नहीं है, रिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबिलिटी क्या है? वेरी रेयर, वेरी पुअर, बहुत पुअर रिवर्सिबिलिटी हो। एक बार अगर ये मेथड हो गया तो दोबारा जल्दी जो है चांस कम बनते हैं कि वापस उसको नॉर्मल किया जा सके, वापस बर्थ को जनरेट कराया जा सके। ठीक, मेल में वसेक्टोमी है, वसेक्टोमी, ठीक, और दूसरा है कैस्टरेशन, कैस्टरेशन। वसेक्टोमी बुक में दिया है, वासा डिफरेंस को काट करके बांध देते हैं, ठीक है। ये है कटिंग एंड लाइगेशन, लाइगेशन ऑफ वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस पता ना, टेस्टिस है ये वासा डिफरेंस इधर की और ये इधर की वासा डिफरेंस को काट करके बांध दिया, ये मेल में नसबंदी हो गया। ठीक, कैसे काट के बांधते हैं उसमें लिखा है बुक में कि जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम उसमें टेस्टिस होते हैं, वहीं वासा डिफरेंस है। स्क्रोटम में एक छोटा सा कट इंसिजन बनाएंगे, चीरा लगाएंगे छोटा सा, और वासा डिफरेंस को खींचेंगे, खींच करके काट करके बाहर कट करेंगे, बांध के फिर इनसाइड अंदर भेज देंगे। ऐसा पूरा सर्जरी नहीं किया जाता है। स्क्रोटम में जहां उनको डॉक्टर को पता होता है वासा डिफरेंस कहाँ है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वहीं से छोटा सा कट लगा करके इंसिजन, वासा डिफरेंस को खींचेंगे बाहर थोड़ा सा, काट करके बांध करके फिर अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इंसिजन लगाया जाता है स्क्रोटम में। लेकिन कहीं बार काफी केस सुना होगा कि नसबंदी हुआ, वसेक्टोमी हुआ, फिर भी प्रेगनेंसी डेवलप हो गया, फिर भी उस मेल ने प्रेगनेंसी को फीमेल में डेवलप करा दिया, स्पर्म रिलीज हुआ इजैकुलेशन के दौरान। ऐसा कैसे संभव है? नहीं, स्टोर नहीं, ध्यान सुनिएगा। अगर वसेक्टोमी हो रही है तो टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, बन करके आगे वो रिलीज नहीं होंगे, इजैकुलेशन में स्पर्म नहीं आएगा। जब इजैकुलेशन होगा तो सीमेन में सेमेनल प्लाज्मा ही रहेगा, उसमें स्पर्म नहीं आएंगे। ठीक है, स्पर्म नील रहते हैं। लेकिन कभी जो बोलते हैं कि वसेक्टोमी के बाद भी जो है बर्थ डेवलप होगी, उसका कारण ये है कि जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं वो उस वासा डिफरेंस को ना काट करके किसी और जो है नस को काट दिया, उसको बांध दिया। ठीक है, क्योंकि सबके सब तो डॉक्टर बनने लगते हैं ना, झोला छाप भी डॉक्टर बनने लगते हैं, तो पता लगा किसी दूसरी नस को काट के बांध दिया तो इससे समस्या आ जाती है, तो वहां बर्थ हो सकती है। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ये सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ टेस्टिस को ही हटा दिया, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक, इसमें कोई समस्या ही नहीं, टेस्टिस को ही हटा दिया गया है। कैस्ट्रेशन फीमेल में जब करेंगे, फीमेल में तो ओवरेक्टोमी है, ओवरिएक्टोमी, और एक पहले ट्यूबेक्टोमी लिख लीजिए जो बुक में दिया है, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, और दूसरा मेथड है ओवेरिएक्टोमी। वही सेम, यहां पर फैलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को क्या करेंगे, ट्यूब को कट करेंगे एंड लाइगेट करेंगे। कैसे काट के बांधेंगे? दो तरीके देखिए, या तो एब्डोमेन में इंसिजन लगाएंगे, जहां फैलोपियन ट्यूब यहाँ होती है, यहाँ ओवरी है, आगे क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, तो एब्डोमेन वाले हिस्से में इंसिजन लगा करके कट करेंगे। दूसरा तरीका है वेजाइना के थ्रू लेप्रोस्कोपी से वहां कट करेंगे जाकर के, थ्रू द वेजाइना। ठीक है, वहां से भी लेप्रोस्कोपी के तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको काट के और लाइगेट कर सकते हैं। नींद आ रही है बेटा तुमको? आ रही है, ठीक है, पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं। ट्यूबेक्टोमी समझ में आया? ओवरेक्टोमी क्या है? सर्जिकल रिमूवल,
सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी, रिमूवल ऑफ ओवरी, ओवरी को हटा देना। ठीक, सब हो गया ये। तो ये हो गया सर्जिकल मेथड। अब एक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, छोटा सा लाइन लिखा हुआ है बुक में, हटा दें इसको। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर मान लीजिए कोई बर्थ कंट्रोल का तरीका यूज किया जा रहा है, अगर वो फेल हो जाता है, ठीक है, कंडोम यूज किया जा रहा है, वो ब्रेक हो जाता है, या रेप केस हो जाता है, ठीक है, जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांस हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है, वहां पर जो एटेस्टेंट तत्काल जो दवा यूज की जाती है उसको बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ये अनवांटेड 72 के नाम से आती है, समझ में आया? तो ये कब यूज की जाती है? ड्यूरिंग फेलियर, हाँ, अनवांटेड प्रेगनेंसी लिखे, ड्यूरिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी डेवलप बाय फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कोई कॉन्ट्रासेप्टिव या तो फेल हो गया या फिर रेप केस में प्रेगनेंसी डेवलप होने के चांस होते हैं, तो वहां पर 72 घंटे के अंदर, कब दिया जाता है ये? विद इन 72 आवर, 72 घंटे के अंदर टैबलेट को देना जरूरी होता है। ठीक, ये टैबलेट वही सेम हार्मोनल टैबलेट हैं। किस चीज की बनी होती हैं? हार्मोन की, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की। वही सेम काम करती हैं कि ओवुलेशन को क्या कर देती हैं? रोक देती हैं। ठीक है, अब देखिए इनका काम क्या है। ये प्रोजेस्टेरोन की होंगी, या तो प्रोजेस्टेरोन या फिर क्या होगा, और कॉम्बिनेशन दोनों का होगा, और कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, अगर अब यहाँ काम क्या होगा, एस्ट्रोजन जाहिर सी बात है एफएसएच को क्या करेगा, घटाएगा, और एफएसएच कम हो जाएगा तो फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, फॉलिकल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? मान लीजिए एक केस इसमें ये होता है, देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस हुआ कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, ठीक, फीमेल में ओवरी से ओवम नहीं बना, ठीक है, शुरुआती दौर में ऐसा हुआ है, तो शुरुआती दौर में एफएसएच काम करेगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट रोक देगा। लेकिन अगर सोचिए फर्टिलाइजेशन हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रेप केस हुआ, मेल से स्पर्म फीमेल में गया, फीमेल में ओवा भी निकल गया था, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। अब ये टैबलेट क्या कर पाएंगे, फर्टिलाइजेशन तो हो गया है, ये क्या करेंगे, ये इम्प्लांटेशन को रोकेंगे। ये क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन को रोक देंगे। समझ में आया? तो प्रोजेस्टेरोन वही तो करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये प्रिवेंट करा देगा तुरंत इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को रोक देगा। ठीक, और एक काम प्रोजेस्टेरोन और करता है कि मान लीजिए ओवरी से ओवम बन गया है, स्पर्म पहुंच चुका है, स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में यहां पहुंच गया है, ओवरी से ओवम बन चुका है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन जब बाहर से टैबलेट के रूप में दिया जा रहा है तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एलएच को घटा देगा तुरंत, ओवुलेशन नहीं होगा, ओवम रिलीज नहीं होगा, फिर प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, बर्थ नहीं होगी। तो ये इसके लिए यूज किया था, इसलिए 72 आवर में इसको दिया भी जाता है कि कोई रिस्क ना हो, ऐसा ना हो कि फर्टिलाइजेशन हो जाए और फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट काफी आगे बढ़ जाए। ये इमरजेंसी हो गया। ठीक, इसके बाद में जो टॉपिक है वो कौन सा है, पढ़िए बुक में, एमटीपी दिया हुआ है क्या? हाँ, एमटीपी समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, एमटीपी, एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करा देना। उसके पहले एक चीज समझिए, एबॉर्शन, एबॉर्शन,
एबॉर्शन सबको पता ना, ठीक है। फीटस या जो एम्ब्रियो है उसको एबॉर्ट करा देना, उसको डाई हो जाना, किल हो जाना, ठीक है। एबॉर्शन, एबॉर्शन दो तरीके से होता है। एक क्या है, नेचुरल एबॉर्शन, अपने आप हो गया, बेबी डेवलप कर रहा है, अपने आप डेथ हो गई उसकी, एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, मिसकरेज हो गया। मिसकरेज और उसमें अंतर होता है बताऊंगा, ठीक है। नेचुरल अपने आप हो गया। अपने आप का कारण ऐसा नहीं है, अपने आप का मतलब यह है कि बाहर से कोई जो है उसको मारा नहीं गया, एम्ब्रियो को बाहर से नहीं किल किया गया, बॉडी में कोई हार्मोन कम हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से एम्ब्रियो बाहर पास आउट हो गया, डाई हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया, हमने नहीं कुछ कराया। और दूसरा क्या होता है, एबॉर्शन कराया जाता है, आर्टिफिशियल कराया जाता है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कराया जाएगा, उसी को बोलेंगे एमटीपी। तो एमटीपी में इंटेंशनली बुक में लिखा गया है, इट इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को हम अपनी इच्छा से रोकते हैं, टर्मिनेट कराते हैं। इंटेंशनली का मतलब टारगेट बना करके, वॉलंटरी लिखा गया मतलब अपनी इच्छा से, अपने आप नहीं होगा। तो ये क्या है, एमटीपी जो है ये इंटेंशनली होता है, इंटेंशनली, या फिर वॉलंटरी है, वॉलुवेंटरी प्रोसेस है, ठीक है। ऐच्छिक है, ये टारगेट बना करके इसको टर्मिनेट कराते हैं और हमारी इच्छा से होता है। तो एमटीपी समझ में आए। एबॉर्शन जो नेचुरल होता है, नेचुरल दो तरीके का होता है। अगर एबॉर्शन बिफोर 20 वीक, 20 हफ्ते के पहले हो रहा है एबॉर्शन, नेचुरल, 20 हफ्ते का मतलब क्या महीना, लगभग 5 महीने के पहले। और एक केस है कि आफ्टर 20 वीक, 20 हफ्ते के बाद भी तो हो सकता है ना कि फिर जो डाई हो सकता है, ठीक। तो 20 हफ्ते के पहले है तो उसको बोलते हैं मिसकरेज। मिसकरेज जो वर्ड यूज किया जाता है वो अर्ली प्रेगनेंसी को, अपने उसमें प्रेगनेंसी शुरुआती दौर में टर्मिनेट होती है, ऑटोमेटिक अपने आप, नेचुरल होती है, कराते नहीं है उसको, ठीक है। मिसकरेज कभी कराया नहीं जाता है बिफोर 20 वीक। और 20 वीक के बाद में अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टर्मिनेट हो जा रहा है उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब कुछ लोगों में होता है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, तो मिसकरेज नहीं होता है। मिसकरेज होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब टर्मिनेट होता है, उसको बोलते हैं 5 महीने के पहले वाले को। 5 महीने के बाद वो होता है स्टिल बर्थ बोलते हैं, वहाँ बच्चा एक कह सकते हैं फीटस डेवलप होने लग जाता है, उसमें काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मिसकरेज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक मेन कारण जो है वो है हार्मोन का डिस्टर्बेंस होना, बॉडी में हार्मोन का लेवल क्या होना, डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है, ब्लास्टोसिस्ट है, वो उस पर एंडोमेट्रियम पर टिक नहीं पाएगा और वो पास आउट हो जाएगा, ठीक है। स्टिल बर्थ जो है इसका जो रीजन है, इसमें रीजन हो सकता है कि मान लीजिए कोई डिजीज हो गया, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन इसमें भी हो सकता है। अगर फीमेल में यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गया किसी वजह से तो मिसकरेज भी हो सकता है और स्टिल बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे कि स्टिल बच्चा डाई कर गया यूट्रस में ही, तो 5वें महीने में मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है ना, 5-6 महीने में मूवमेंट बच्चा करने लगता है फीटस, ठीक। तो अगर हार्ट बीट बंद हो गया है, हार्ट बीट नहीं चल रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो तो मदर को पता लग जाता ना मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है तो तुरंत हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हुई है, फिर चेक करते हैं कि हार्ट बीट चल रही है कि नहीं, नहीं चल रही है तो डाई कर गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से है। एमटीपी को जो करा, हाँ बताइए कुछ कह रहे हैं। एमटीपी को जब कराते हैं तो ध्यान सुनिए, एमटीपी कब कराया जाता है, बिफोर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने के पहले वो सेफ रहती है, 100% कभी समस्या नहीं आएगी। तो ये सेफ है, सेफ बिफोर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर का मतलब 3 महीने के पहले, मतलब 12 वीक के पहले जो है ये सेफ है, ठीक।
एमटीपी कराई क्यों जाती है? 12 वीक के बाद भी करा सकते हैं। मैं लिख रहा हूं अगर आफ्टर 12 वीक करानी है, आफ्टर 12 वीक 12 हफ्ते के बाद, 3 महीने के बाद, तो 6 महीने तक भी ये कराई जा सकती है। ठीक है। 2017 में एक संशोधन किया गया था रूल में, उसमें ये बताया गया था कि अगर 12 हफ्ते के पहले एमटीपी करा रहे हैं तो एक सिंगल डॉक्टर कर सकता है, लेकिन अगर 12 हफ्ते के बाद मतलब 3 महीने के बाद एमटीपी अबॉर्शन कराया जा रहा है तो उसमें कम से कम 2 क्वालिफाइड डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। ये 2017 का अमेंडमेंट था, समझ में आया? तो अगर आफ्टर 2 वीक है तो 2 क्वालिफाइड डॉक्टर्स की नीड पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ सिंगल से काम चल जाता है। हाँ, ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन है। एमटीपी को दूसरा नाम है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एबॉर्शन ये भी है, लेकिन एबॉर्शन वॉलेंट्री है, हम अपनी इच्छा से करा रहे हैं ना, अपने आप नहीं हो रहा, इंड्यूस कराया जा रहा है। ठीक है, इसको इंड्यूस कराया जा रहा है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं, एमटीपी बोलते हैं। ये तो कब होता है? ये हो गया। एमटीपी का क्यों कराई जाती है, रीजन क्या है एमटीपी का? तो सेम वही है, अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी बन गया, अनवांटेड प्रेगनेंसी है मतलब ऐसी प्रेगनेंसी जिसको फीमेल नहीं चाहती है कि ये बच्चा जन्म ले, उसी को तो अबॉर्ट कराएंगे। सही सलामत को क्यों अबॉर्ट कराया जाता है? बाकी तो आज के समय फीमेल को अबॉर्ट कराया जाता है, इसका मिसयूज किया जाता है। ठीक, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी कौन सी अनवांटेड है? ऐसी प्रेगनेंसी जो अगर कोई कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या हो गया, फेल हो गया, उसकी वजह से कोई प्रेगनेंसी बन गई, वो अनवांटेड में आती है, नहीं चाहते उसको। ठीक, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, या फिर रेप केसेस हुआ है, रेप हुआ है, उसमें कोई प्रेगनेंसी डेवलप हो गई, उसको भी हटाना जरूरी है, उसको भी तो हटा सकते हैं, लीगल है। ठीक, या कोई बच्चा ऐसा है कि इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो पता लगा जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको पहले ही हटाना लीगल है, क्योंकि वो जन्म ले लेगा तो माँ बाप को जिंदगी भर परेशान होना पड़ेगा, इससे पहले ही हटा दिया जाए। तो कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जेनेटिकल या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, इन फीटस, उसको हटाया जा सकता। इन चीजों को अगर ये चीजें हैं तो वो प्रेगनेंसी अनवांटेड मानी जाती है, उसको लीगल है हटाना, एमटीपी कराना। समझ में आया? बेनिफिट क्या है एमटीपी? देखिए, एमटीपी को कह सकते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, क्या फायदा है, जानते हैं कोई फायदा है इसका? अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटा सकते हैं, ये इसका एक सबसे बड़ा फायदा है। नुकसान क्या है इसका? नुकसान बुक में लिखा होगा, देखिए समझिए। इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक क्या है? ये इमोशनल, रिलीजियस, सोशल, ठीक है, और इथिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे समाज में इतनी समस्याएं हो जाती हैं। इमोशनल का मतलब जिस महिला के में एमटीपी कराई जाती है, ठीक है, उसको इमोशनली वीक भी हो जाते हैं ऐसे लोग, बड़ा दुख होता है उनको, बड़ा दुख होता है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कराना, एक होता है प्रेगनेंसी को अवॉइड कराना, तो उसको बड़ा मेंटली वो हरासमेंट होता है उस फीमेल को, इमोशनली वीक हो जाती है। रिलीजियस है, मतलब हर धर्म में अलग अलग इसको मानते हैं, ठीक है, ये धार्मिक रूप से भी क्या कह सकते हैं, थोड़ी समस्या इसमें क्रिएट हो जाती है। सोशल का मतलब समाज में ये बहुत अच्छा नहीं है। अगर किसी को बता दिया जाए कि इन्होंने अबॉर्शन कराया तो पूरा हल्ला हो जाएगा समाज में, आस पड़ोस में तो तुरंत हो जाएगा कि अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, ब्लेम किया जाएगा, क्यों हुआ है, क्या ऐसा समस्या आ गई। सोशल भी अच्छा नहीं है, और इथिकल का मतलब मोरल इश्यू से संबंधित समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ समस्या ये आती है। दूसरा है रिक्वायर्ड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए थोड़ा सा क्या है ये, इसका ये ड्रॉबैक है, सबके बस की बात नहीं है, ठीक। 1971 में
इंडिया ने इसको लीगलाइज किया था एमटीपी को, लिख लीजिएगा 1971 में एमटीपी को क्या किया गया था, लीगलाइज्ड, मतलब लीगल इसको परमिशन दिया गया था कि ये किया जा सकता है, लेकिन इसको मिसयूज किया जा रहा है फीमेल चाइल्ड को किल करने के लिए। और कुछ लिखा देखिए, बताइए। एमटीपी के बारे में एक ये था रिलेशन की या फिर 15 सेकंड पहले हुआ, हाँ, तो मतलब इसका तो मिसयूज हो सकता है, किसका? ऐसे कोई के लड़ाई करना सबसे पहले। हाँ, तो वही तो किया जा रहा है, वही तो। अच्छा एक बात है, मान लीजिए कोई कपल्स आते हैं, वो कहते हैं कि कंट्रासेप्टिव फेल हो गया है तो इसको एमटीपी करानी है, और वो पता लगा के ले आते हैं कि फीमेल चाइल्ड है, ठीक है। तो हाँ, तो उस केस में ऐसा हो सकता है, तो वो गलत जानकारी दी जा रही है, ठीक है, इसी का ये मिसयूज है, समझ में आया। लेकिन जो जिसके पास जाएंगे वो कभी भी उनको जो है डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि फीमेल चाइल्ड है ये, भले कहीं से दुनिया से पता लगा लाए हो कि फीमेल चाइल्ड है ये, ठीक है, उसको अवॉइड करा रहे हूँ, लेकिन वो अपनी तरफ से ऐसा नहीं करेगा कि फीमेल चाइल्ड को आइडेंटिफाई करके उनको बताएगा हाँ ये चीज हो सकती है, ठीक, समझ में आया, ऐसा ही कर रहे हैं। और देखिए कुछ लिखा हो तो देख लीजिए, नहीं आगे बढ़ जाए इसमें। एमटीपी की वजह से पॉपुलेशन घटेगा कि बढ़ेगा, बताइए। प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है, पॉपुलेशन क्या होगी, घट जाएगा, समझ में आ रहा है। एक डाटा लिख लीजिएगा, पूरे इंडिया में हर साल 50 मिलियन प्रेगनेंसी होती हैं, 50 मिलियन प्रेगनेंसी होती है नियर अबाउट, ठीक है, डेवलप इन ईयर, जिसमें से 1/5 प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराया जाता है। जितनी प्रेगनेंसी होती हैं उसमें 1/5 प्रेगनेंसी को एमटीपी कराया जाता है, मतलब इतनी ज्यादा संख्या में एमटीपी हो रही है। हाँ, प्रतिवर्ष का डाटा है ये। अच्छा, कैसे कराते हैं एमटीपी जानते हैं, कई तो 2 तरीके हैं, एक वैक्यूम से, वैक्यूम एस्पिरेटर यूज करते हैं, दूसरा है डीएनसी बोलते हैं, डायलेशन, ठीक है, जो सर्विक्स होता है उसको क्या करते हैं, डायलेट करा करके, ठीक है, और इसके बाद में ये प्रोसीजर बहुत डेंजरस होता है फीमेल के लिए, आसान काम नहीं है, ठीक है। मेडिसिन से भी एमटीपी कराया जा सकता है, मेडिसिन को यूज करके एमटीपी हो सकती है, लेकिन वो शुरुआती दौर में अगर है तो, बहुत शुरुआती दौर में। हाँ, आगे देखिए इनफर्टिलिटी, आगे का टॉपिक क्या है, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, हाँ, अच्छा एसटीडी पढ़ना, हाँ एसटीडी देख लीजिए, एसटीडी का फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, सबको पता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज। एसटीडी क्या होती है, ऐसी डिजीज जो जनरली अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होती हैं, अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज किया जा रहा है, ठीक है, और कौन सा प्रोटेक्शन, कॉन्डोम ही जिससे एसटीडी रुकती है, बाकी किसी से एसटीडी नहीं रुकती है, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की हो रहा है उसमें एसटीडी के चांस ज्यादा बढ़ते हैं। तो एसटीडी जनरली जो होती है, जनरली कैसे होती है, ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, एक पर्सन से दूसरे, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टिव है, जैसे उसको HIV एड्स है, तो दूसरे को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसटीडी हमेशा सेक्सुअल रूट से ट्रांसफर होती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी से ही एसटीडी होती है, नाम तो है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल एक्टिविटी से ट्रांसफर होती है, लेकिन ये डिजीज बाकी अदर तरीके से ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं may be transmitted
ट्रांसमिटेड बाय अदर मेथड आल्सो, अन्य तरीके से भी हो सकती हैं, अदर मेथड आल्सो। कैसे? एड्स, आपको क्या लगता है कि एड्स केवल इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी से होता? नहीं, एड्स और तरीके से होता है। किसी के द्वारा इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज किया जा रहा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड नॉर्मल पर्सन के ब्लड से कांटेक्ट अगर हो गया तो ये सब ट्रांसफर हो जाएंगी। अगर मदर को HIV है, बच्चे को HIV हो जाता है। ठीक, तो कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी से ट्रांसफर होती हैं। अदर तरीके से हो सकती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड मैं लिख रहा हूं, इन्फेक्टेड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, उससे हो सकती है। मदर से, ठीक है, मदर से फीटस में हो सकती है। ठीक, किस पर्सन को, कौन से लोग ज्यादा रिस्की होते हैं? हाँ बताइए, कुछ क्या नहीं। हाँ, एक चीज और, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ड्रग एडिक्ट, उनमें भी एडिक्ट, ठीक है, अभी वो चीज मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, नहीं, किसिंग से HIV ट्रांसफर नहीं होता है। माउथ में कहीं कट नहीं होना चाहिए। अगर कट हुआ तो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड उसके कांटेक्ट हो गया, उसमें भी कटा तब ट्रांसफर, अदरवाइज नहीं होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, समझ में आया? कौन? हाई रिस्क इंडिविजुअल, हाई रिस्क, या ऐसे लिख रहे हैं पर्सन विथ हाई रिस्क। किस पर्सन में ज्यादा STD का चांस है? STD होने के चांस किस में ज्यादा है? ठीक, या इस चीज को हम HIV/AIDS वाले में समझेंगे, क्योंकि ये उससे ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, वहां समझ लीजिएगा। STD को और क्या बोल सकते हैं? STD का दूसरा नाम, इसको इंटरनेशनल डिजीज भी कहते हैं, इंटरनेशनल डिजीज। ठीक है, RTI बोलते हैं। RTI का मतलब समझ रहे हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऐसी डिजीज जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के माध्यम से होती हैं उनको बोलते हैं STD। इंटरनेशनल डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिजीज जनरली एब्रॉड से ट्रांसफर की जाती हैं। ठीक है, HIV/AIDS का जो पेशेंट जो हमारे इंडिया में आया, वो कहाँ से आया होगा? बाहर से। या जो पर्सन दुबई या बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो अपने साथ ऐसी डिजीज को वहां से ले आते हैं और यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं इंटरनेशनल डिजीज बोला जाता है। साइलेंट इन्फेक्शन भी बोलते हैं इनको, साइलेंट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल एड्स है या जो भी STD हैं, इनमें सिम्टम शुरुआत में बहुत माइल्ड होते हैं, हल्के सिम्टम होते हैं, किस पता ही नहीं लगता पेशेंट को उसको एड्स हो गया। पता तब लगता है जब बहुत देर हो जाती है, क्योंकि जो सिम्टम आते हैं वो सिम्टम बाकी बीमारियों से भी मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो नहीं आइडेंटिफाइड हो पाती है डिजीज अर्ली कंडीशन में, और जब आइडेंटिफाइड होती है तो बहुत लेट हो चुका होता है, समझ में? क्योंकि इनके सिम्टम, शुरुआती सिम्टम माइल्ड होते हैं और इनके जो वास्तविक सिम्टम आते हैं उस समय काफी लेट हो जाता है। साइलेंट इन्फेक्शन बोलते हैं, बहुत साइलेंटली काम करते हैं। इसको स्पेलिंग बोलिए, लिखा है वल्नरेबल डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, वल्नरेबल डिजीज का मतलब जिसको हिंदी में यौन रोग कहा जाता है, जो वैजाना के थ्रू जो डिजीज ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, वल्नरेबल डिजीज। अरे ठीक है, स्पेलिंग में हो सकता है, इंग्लिश में तो समस्या ये होती है। ठीक, यहां तक हो गया। अब STD जो हैं तीन तरीके से, STD या तो प्रोटोजोआ से मेथड, कैसे STD हो सकती हैं? बाई या एजेंट्स लिख रहे हैं, एजेंट्स। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट हैं। पहला क्या है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हो सकती है, प्रोटोजोआ से हो सकती है, और वायरस, प्रोटोजोआ। और तीसरा क्या है? वायरस है। बैक्टीरिया के नाम याद कर लीजिएगा, एक डिजीज का नाम है, बैक्टीरिया है नाइसेरिया, नाइसेरिया गोनोरिया, गोनोरिया। ठीक है,
नेसेरिया गोनोरिया, इससे जो डिजीज होती है गोनोरिया उसका नाम है, ठीक, गोनोरिया, गोनोरिया। मेल फीमेल दोनों में होती है, ध्यान रखिएगा, मेल फीमेल दोनों में है ये। एक डिजीज है साइफिलिस, सिफेलिस, ये ट्रिपोनिमा पैलिडम से होती है। पहले नाम लिखते हैं इसका, ट्रिपोनिमा पैलिडम, पैलिडम, ठीक है। डिजीज का नाम है सिफिलिस। ये मेल की है, ध्यान रखिएगा, केवल मेल में है। इसमें पेनिस से व्हाइट डिस्चार्ज पास आउट होता है, पास कह सकते हैं, ठीक है, पास आउट होता है पेनिस से। बाकी जितनी एसटीडी है इनका सिम्टम जानते हैं क्या होता है? अगर कहा जाए एसटीडी का अर्ली सिम्टम बताइए, अर्ली सिम्टम, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं एसटीडी के? तो देखिए, शुरुआती जो लक्षण है, स्वेलिंग होगा। कहाँ होगा स्वेलिंग? पूरे शरीर में नहीं, रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबके सिम्टम जनरली आते हैं। स्वेलिंग होगा, एचिंग होगा, एचिंग, व्हाइट डिस्चार्ज पास आउट होगा, व्हाइट डिस्चार्ज पेनिस से या वजाना से, जैसे लिकोरिया में वजाना से पास आउट होता है व्हाइट डिस्चार्ज, ठीक है। इन्फ्लामेशन होगा, सूजन, आज स्वेलिंग लिखाई है ये, ठीक है। हाँ, पेन होगा, ये सारे सिम्टम है इसके, अर्ली सिम्टम। तो नेसेरिया हो गया, ट्रिपोनिमा पैलिडम हो गया, और कोई दिया बुक में बैक्टीरियल में? क्लैमाइडियासिस, ठीक है। हाँ, तो उसका पॉजिटिव वेरिएंट क्या है? क्लेमाइडिया, ट्रैकोमेटिस, ट्रैकोमेटिस, इससे होता है क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस, ठीक। जेनेटल हर्पस वायरल डिजीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक। प्रोटोजोआ से जो होती है वो है लिकोरिया, ठीक है, या ट्राइकोमोनियासिस बोलते हैं। नाम क्या है इसका? ट्राइकोमोनियासिस डिजीज का नाम है। किससे होता है? ट्राइकोमोनास वैजिनलिस से होता है, ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस, वैजिनेलिस, ये क्या है? ये प्रोटोजोआ है। और इसी का दूसरा नाम है लिकोरिया, ल्यूकोरिया। लिकोरिया में क्या है? वैजाइना से व्हाइट डिस्चार्ज पास आउट होता है, इचिंग होती है, सारे सिम्टम हैं लिकोरिया के। हाँ, ये कॉमन डिजीज है अक्सर ये, ठीक है, हो गया ये। तो ट्रीटमेंट किस किस का है? इन सबका ट्रीटमेंट अभी तक 3 का ट्रीटमेंट नहीं है, उनका केवल मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। परमानेंट ट्रीटमेंट 3 चीजों का नहीं है, बताऊंगा। एक हर्पस का नहीं है, हाँ, सिफिलिस का ट्रीटमेंट है। हर्पस जो जेनेटल हर्पस का ट्रीटमेंट पूरा तरीके से नहीं है। हेपेटाइटिस बी का नहीं है, एड्स का नहीं है परमानेंट ट्रीटमेंट, बाकी सबका है। हो गया, बढ़ा दें आगे। देखिए, इसके बाद में लिखिएगा वायरल से, वायरल, वायरस से कहाँ होती हैं? तो उसमें है एड्स हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, क्या कह रहे हैं, और जेनेटल हर्पस, जेनेटल हर्पस। सबके वायरस का नाम पता है? हर्पेस का हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्पेस, HSV लिख दे रहा हूं, HSV का नाम हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस है। ये तीनों इनक्योरेबल हैं, वायरल वाली, ठीक है, कंप्लीटली क्योरेबल कोई नहीं है इसमें से। हेपेटाइटिस 100 टाइम मोर डेंजरस देन द एड्स, एड्स से ज्यादा 100 गुना ज्यादा डेंजरस होती है हेपेटाइटिस बी। हाँ, लिख लीजिएगा, एड्स से 100 टाइम मोर डेंजरस है ये। सबसे ज्यादा अब तक की डेंजरस डिजीज यही है, हेपेटाइटिस बी, जिसमें लिवर डैमेज करता है पूरा। इसका टीका लगता है शुरुआत में,
इसका टीका लगता है प्रिवेंशन के लिए। बाकी अगर कोई नहीं लगवाया है तो उसके चांस बढ़ जाते हैं होने के। और ये सब सेक्सुअल रूट से ट्रांसफर होती हैं। बाकी और भी तरीके हैं सबके ट्रांसफर होने के। अब एड्स में देखिए एक चीज और होगी कि ये जो डिजीज हैं एसटीडी, ये किसमें होने के चांस ज्यादा होते हैं, जो भी मैं लिखा रहा था, ठीक है। पर्सन विथ हाई रिस्क, किस पर्सन में ज्यादा रिस्क होगा ऑफ एसटीडी। एसटीडी का रिस्क किस में ज्यादा है, सब में तो नहीं होगा, किस में ज्यादा चांस बनते हैं, जिसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं। मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी कई पार्टनर के साथ हो रही है तो हो सकता है किसी में HIV या किसी में एसटीडी हो तो ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। जिसमें जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ड्रग एडिक्ट, वहां पर चांस बनता है कि उनमें क्या हो, एसटीडी का चांस हो सकता है। अल्कोहल की बात नहीं हो रही है, दारूबाज नहीं। ड्रग एडिक्ट का मतलब जो इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, वेंस के द्वारा। तो उसमें जब कई लोग रहते हैं तो जब कुछ तो एक ही सिरिंज को यूज कर लिया सभी ने, पता लगा किसी को है तो सबको फैल गया, वो होता है ना ये। तो ड्रग एडिक्ट में चांस ज़्यादा बनते हैं। और मल्टीपल सेक्स पार्टनर। और तीसरा है कि इन्फेक्टेड मदर अगर कोई है तो फीटस में उसके चांस बन सकते हैं, ठीक है, वही सेम चीज, इन्फेक्टेड मदर है, ठीक है, टू फीटस। और कोई लिखा देखिए उसमें एक लाइन में लिखा है हाई रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ क्या कह रहे हैं, मिला कोई? पूरा लाइन पढ़ जल्दी से बताइए, नहीं फिर आगे बताएं। बता दो, लाओ तुम्हारा ही बता दे। हम सीकिंग मेडिकल हेल्प, ये ना इन केस ऑफ एनी डाउट, यही समझ रहे हैं ना, ये ना, ये समझना। सीकिंग का मतलब खोजना होता है, मेडिकल हेल्प इन केस ऑफ एनी डाउट ऑफ गेटिंग द इट कम्प्लीटली प्योर। अगर आपको कोई डाउट है कि आपको एसटीडी हो सकता हो तो तुरंत क्या करना है, मेडिकली हेल्प को खोजना है, जाकर के दवा करानी है अगर कोई डाउट है तो। हाँ यही समस्या, कोई चेक नहीं कराता है। हाँ जो एक चीज छूट रहा है, जो एडोलेसेंस होते हैं, ठीक है, 15 to 24 जो एज ग्रुप के पर्सन है उसमें ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं होती है। और मेच्योरिटी नहीं होती है तो सारी एक्टिविटी हो सकती है, समझ में आया। वो एडिक्ट भी हो सकते हैं, उनके सेक्स पार्टनर भी काफी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है उनके साथ। और कुछ नहीं है ना, बढ़ जाए आगे। इनफर्टिलिटी, आगे का टॉपिक देखिए, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन, बच्चे ना उत्पन्न होने की क्षमता, ठीक है। मैं लिख रहा हूं लिखते रहिए साथ में, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स even after 2 years of unprotected sex। मतलब कब बोलेंगे कि वो पेरेंट इनफर्टाइल हो गए हैं, कोई तो समय सीमा तो होगी ना। मान लीजिए किसी में बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मान लीजिए 6 महीने तक उन्होंने ट्राई किया, बच्चा नहीं हुआ, साल भर तो थोड़ी ना कि उनको इनफर्टाइल बोल दिया जाएगा, नहीं। अगर 2 साल तक वो ट्राई कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज कर रहे हैं, उसके 2 साल तक ऐसा हो रहा है, 2 साल के अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो पाई, 2 साल बीत गया तो बोलेंगे अब वो क्या हो चुके हैं, इनफर्टाइल हो चुके हैं, उनके अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या है, वो तुरंत अपना चेकअप और ट्रीटमेंट कराएं। समझ में आ रहा ना। वो नॉर्मल केस नहीं रहा अब कि 2 साल में अगर नहीं बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं तो नॉर्मल केस नहीं माना जाता, फिर इनफर्टाइल की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब इनफर्टिलिटी 2 तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि अगर कोई फीमेल
आज तक कभी कंसीव नहीं की है, कभी उसमें गर्भ धारण नहीं हुआ है, तो प्राइमरी कैटेगरी में आता है। ठीक है, फीमेल नेवर कंसीव, फीमेल नेवर कंसीव, कंसीव का मतलब उसमें प्रेगनेंसी कभी डेवलप ही नहीं हुई आज तक। ठीक, कभी बच्चे उत्पन्न नहीं हुए, हमेशा समस्या क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनफर्टिलिटी प्राइमरी में आ गया। सेकेंडरी में है कि मान लीजिए कोई फीमेल है, वो कंसीव हो गई एक बार, उसमें बच्चे उत्पन्न हुए, लेकिन एक बच्चा हुआ, आगे नहीं हो रहे हैं। एक बार या दो बार प्रेगनेंसी डेवलप होगी, आगे चाह रहे हैं, आगे नहीं हो रहे हैं, तो सेकेंडरी में आता है वो। ठीक है, तो सेकेंडरी में क्या है, फीमेल डेवलप प्रेगनेंसी एट लीस्ट प्रेगनेंसी डेवलप हुई या कंसीव हुई, एटलीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार वो कंसीव हो चुकी है, बाद में नहीं हो रही है, तो वो सेकेंडरी में आता है। ठीक, अब इनफर्टिलिटी का कारण कुछ भी हो सकता है। देखिए, मेल में इनफर्टिलिटी का कारण और फीमेल में अलग अलग है, देख लीजिए, हटा दें इसको। इनफर्टिलिटी का जो रीजन है, कारण, रीजंस, वो अगर कहेंगे मेल में क्या कारण है, तो मेल में बहुत सारे कारण है। पहला कारण मेल में है कि टेस्टिस का स्क्रोटम में ना आना। जब मेल फीटस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहता है, तो टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में डिसेंट करता है। शुरुआत में टेस्टिस कहाँ रहते हैं हम लोगों के, एब्डोमेन में। स्क्रोटम जब बनता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो स्क्रोटम में टेस्टिस कहाँ से, एब्डोमेन से उतरते हैं, डिसेंट करते हैं, डिसेंट। ठीक है, किसमें, स्क्रोटम। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो टेस्टिस कहाँ रह गए, एब्डोमेन में। तो आपको पता है कि अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया तो टेम्परेचर कौन मेंटेन करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी ना, एब्डोमेन में तो टेम्परेचर हाई रहेगा। तो पहला रीजन है फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम। ठीक, फेल्योर हो चुका है, तो इनफर्टिलिटी आ गई, स्पर्म नहीं बनेगा। दूसरा क्या है, सब कुछ ठीक है। हाँ बताइए, क्रिप्टोकार्डिज्म बोलते हैं इसको, इसके लिए नाम यूज किया जाता है, क्रिप्टोकार्डिज्म। ठीक, दूसरा इसमें है कि स्पर्म काउंट कम है। स्पर्म काउंट क्या है, काउंट डिस्टर्ब है। अब डिस्टर्ब में कुछ भी हो सकता है कि नील स्पर्म हो, अगर स्पर्म क्या है ही नहीं है सीमेन में, तो उसके लिए टर्म यूज किया था एजोस्पर्मिया। ए का मतलब विदाउट, जूस्पर्मिया का मतलब स्पर्म, एजोस्पर्मिया। स्पर्म काउंट नील है। स्पर्म काउंट अगर कम है तो ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब फ्यू होता है, ओलिगोसैकेराइड पढ़े हैं ना, मोनोसैकेराइड फिर ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो में दो से ज्यादा होते हैं। ठीक है, यूनिट जोड़ती हैं, ओलिगोस्पर्मिया। यहाँ पर स्पर्म काउंट क्या है, कम है। ठीक, अगला चीज है स्पर्म काउंट ठीक है, लेकिन स्पर्म की मोर्टेलिटी कम है। ठीक है, हाँ, लो स्पर्म मोर्टेलिटी है, स्पर्म मूव नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। ठीक, तो उसके लिए एथिनोस्पर्मिया बोलते हैं, एथिनोस्पर्मिया टर्म यूज किया जाता है। स्पर्म की मोर्टेलिटी कम है, समझ में आया। तीसरी चीज क्या है, इम्पोटेंसी है। इम्पोटेंसी का मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी बोलते हैं, इरेक्टाइल। इसको और क्या कह सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। पेनिस में इरेक्शन का ना होना, प्रॉपर इरेक्शन ना होना, उसको बोलते हैं इम्पोटेंसी। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इरेक्शन ना होने का रीजन है पेनिस की जो
वेंस होती हैं, क्योंकि इरेक्शन जब होता है तो वेंस में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बोन नहीं होती है कोई, ब्लड का फ्लो बढ़ता है जिसकी वजह से इरेक्शन आता है। तो अगर वेंस जो हैं आर्टरी श्रिंक कर गई हैं, सिकुड़ गई हैं, तो इरेक्शन नहीं होगा। तो इसका रीजन है श्रिंकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये रीजन हो गया। चौथा रीजन है हार्मोन का डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। मान लीजिए FSH, LH ये सब कम बन रहे हैं, तो क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं चल पाएगी ना प्रॉपर, क्योंकि उसको चलाने के लिए FSH और LH होना चाहिए ना। ठीक, टेस्टोस्टेरोन कैसे बनेगा? तो हार्मोन का डिस्टर्बेंस हो गया, तो ये रीजन है मेल का। एक और रीजन लिखिएगा, कोई इंजरी अगर हो गई है वो भी रीजन हो सकता है। ठीक है, इंजरी, एनी इंजरी 5 नंबर में, एनी टेस्टिस में कोई इंजरी हो गई है तो स्पर्म प्रोडक्शन घट सकता है। अब थोड़ा सा जल्दी से फीमेल में देख लीजिए, इसके बाद तब फिनिश कर देते हैं। 5-7 मिनट और देखिए, हो गया, बढ़ा दें आगे। देखिए फीमेल में इनफर्टिलिटी क्यों आती है, फीमेल्स में पहला रीजन फीमेल में सेम वही है, फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज आ गया। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में क्या है, कोई ब्लॉकेज आ गया तो ओवम आगे नहीं बढ़ेगा, स्पर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक हो गई है। ठीक, हाँ बताइए, तो गैमेट कैसे, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? डिपेंड करता है ब्लॉकेज कहाँ हुआ है। सोचिए ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ब्लॉकेज यहाँ है तो स्पर्म कैसे आगे आएगा? नहीं आ पाएगा ना। ब्लॉकेज यहाँ तब भी नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ होता ना कहीं। तो अगर ब्लॉकेज यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, इसके पहले कहीं पर भी ब्लॉकेज होगा तो स्पर्म नहीं पहुंचेगा। और मान लीजिए ब्लॉकेज यहाँ हुआ, ये ओवरी है, ब्लॉकेज यहाँ इनफंडिबुलम यहाँ कहीं हुआ, तो ओवम नहीं रिलीज होगा ना। ओवम को तो यहाँ तक पहुंचना जरूरी है ना, तो ओवम नहीं पहुंच पाएगा या स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा क्या है, वही सेम हार्मोन का डिस्टर्बेंस होना, हार्मोनल इम्बैलेंस इसका कारण है, इम्बैलेंस। ठीक, अगर यूट्रस जो है वो क्या है, हॉस्टाइल है, मतलब यूट्रस में कोई डैमेज है, एंडोमेट्रियम उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, डैमेज यूट्रस, डैमेज यूटरस, एंडोमेट्रियम, उसकी एंडोमेट्रियम क्या है, डैमेज है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी नहीं डेवलप होगी। ठीक, और ओवम नहीं बन रहा है। चौथा, ओजेनेसिस, ओजेनेसिस नहीं हो रही है, या ओवुलेशन नहीं हो रहा, ओवम बन भी जा रहा है लेकिन ओवुलेशन नहीं हो रहा, तो वो भी कारण हो सकता है। ठीक, एक और रीजन लिखिएगा 5 नंबर में, हाई एसिडिटी इन वेजाइना, हाई एसिडिटी इन वेजाइना, वेजाइना में एसिडिटी ज्यादा है, या यूट्रस जो होता है, जानते हैं स्पर्म 350 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं एक इजैकुलेशन के दौरान, और 3 से 5 ml सीमेन रिलीज होता है एक बार में। तो 350 मिलियन जब वेजाइना के थ्रू जाते हैं तो बहुत सारे स्पर्म तो वेजाइना में मर जाते हैं एसिडिटी की वजह से। जो स्पर्म आगे बढ़े वो यूट्रस की जो वॉल है वो फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है, स्पर्म को खा लेती है। तो फैलोपियन ट्यूब के जंक्शन पर कितने स्पर्म पहुंचते हैं? 100 से सैकड़ों स्पर्म, सैकड़ों में पहुंचते हैं, जबकि करोड़ों में स्टार्टिंग होती है, वहां जाते जाते सैकड़ों हो जाते हैं। बाकी सब कहाँ, कुछ वेजाइना में मर जाते हैं, कुछ यूट्रस की वॉल के द्वारा खा लिए जाते हैं। तो अगर फैगोसाइटोसिस ज्यादा हो गई यूट्रस में तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, सारे स्पर्म वहीं रोक दिए जाएंगे। तो हाई एसिडिटी है या फिर हाई फैगोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस इन यूट्रस में, यूट्रस में फैगोसाइटोसिस ज्यादा हो रही है, तो भी एक रीजन है। ठीक है,
तो इनफर्टिलिटी को ट्रीट कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट है। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो क्या यूज करेंगे, तो ART यूज करेंगे, ठीक है। इफ ट्रीटमेंट, इफ नो रिजल्ट, पहले देखिए इसका ट्रीटमेंट है, लिख लीजिएगा, ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपलब्ध है, किया जा सकता है, ठीक है। अगर नो रिजल्ट आया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है आफ्टर ट्रीटमेंट कोई सुधार नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए ART होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, ठीक है। ICSI, AI, ये सब टेक्निक है उसमें। कल इस चैप्टर का क्वेश्चन करके ले आइएगा, कल लास्ट होगा ये चैप्टर, थोड़ा से बता करके पूरा क्वेश्चन करा देंगे। इसके बाद अब जो असली चैप्टर स्टार्ट होने हैं वो कौन से हैं, जेनेटिक्स वाला है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये 2 चैप्टर बहुत